राम राम एवरीबॉडी। ये आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास के चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका असाइनमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। खुश नसीब हो तुम लोग कि यहाँ पढ़ रहे हो, कहीं और पढ़े होते तो 4 हफ्ते चलता। 4 हफ्ते चलता ही है। हम लोग तो खैर आज ही निपटा के चलेंगे घर। देखो, दो तीन बेसिक्स हैं, पहले मैं बता देता हूँ, इनको ध्यान से सुन समझ लो, बाकी मैं बताता रहूंगा क्वेश्चंस के साथ साथ, ठीक है। एक हमने सेंटेंस लिखा, आई एंड कमल डैश टू ब्लेम। आई और कमल डैश टू ब्लेम। आई with Kamal dash to blame। अब जैसे हमने तीन सेंटेंस लिखे, आई एंड कमल डैश टू ब्लेम, आई और कमल डैश टू ब्लेम, आई विद कमल डैश टू ब्लेम, ठीक है। ऑप्शंस हैं इज एम आर। फर्स्ट में क्या लिखा, दूसरे में एम क्यों लिखा हुआ है, इज। थर्ड में क्या लिखा, एम। अब देखो यहाँ पे आंसर है आर, यहाँ पे है इज और यहाँ पे है एम, ठीक है। यही बस बेसिक्स होता है, इस चैप्टर में कुछ नहीं होता। सब्जेक्ट क्या होता है वो सबको ही पता है कि व्हाट वी टॉक अबाउट, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है, ठीक है। अब एंड हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है क्यूमुलेटिव, जोड़ने का काम करता है। तो एक सब्जेक्ट हो गया आई, एक सब्जेक्ट हो गया कमल, दोनों को एंड ने प्लस कर दिया तो ये प्लूरल हो गए, वर्ब आ गई आर। अच्छा, और भी कंजंक्शन होता है लेकिन अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है। अल्टरनेटिव का मतलब ये दोनों सब्जेक्ट नहीं, इनमें से कोई एक ही है। अगर दोनों ही होते तो एंड लिखना पड़ता। अब चूंकि सब्जेक्ट इनमें से कोई एक है, या तो आई है या कमल है। अगर कमल है तो इज लिखो, आई है तो एम लिखो। अब पता है नहीं कि कौन सा है इनमें से सब्जेक्ट, लेकिन है कोई एक, तो फिर वर्ब उसके अकॉर्डिंग लिखो जो वर्ब के पास लिखा। पास लिखा कमल, कमल के अकॉर्डिंग इज लिख दिया। विद कोई कंजंक्शन नहीं है, देखो एंड कंजंक्शन है और कंजंक्शन है। विद है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड्स हम लिखते हैं वो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब उनके अकॉर्डिंग आ नहीं सकती, वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट वो होता है जो प्रेपोजिशन से पहले लिखा हो, आई, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखी तो एम आ गया। तो आई विद कमल एम टू ब्लेम, आई और कमल इज टू ब्लेम, आई एंड कमल आर टू ब्लेम। अब इन्हीं को थोड़ा सा देखो और डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले ये थर्ड वाला, आई विद कमल वाला। हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, नथिंग बट स्टार्स वर सीन इन द स्काई। दूसरा, all people like your friend has a family। क्या he as well as you are guilty of this crime। Nothing but stars were seen in the sky, all people like your friend has a family, he as well as you are guilty of this crime। अब देखो, ये हमने पहले पढ़ा होगा कि बट वर्ड जो होता है कंजंक्शन भी होता है, अगर इसका मतलब येट और स्टिल हो। लेकिन अगर इसका मतलब एक्सक्लूडिंग हो तो फिर ये प्रीपोजिशन होता है। फिलहाल में यहाँ पे इसका मतलब एक्सक्लूडिंग ही है, तो ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। नथिंग एक्सक्लूडिंग स्टार्स। अच्छा, लाइक वर्ड वर्ब भी होता है और सिमिलर वर्ब भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। अगर ये यहाँ पे वर्ब होता तो फिर ये हैज अ फैमिली जो है ना प्रेडिकेट, वो गलत हो जाएगा। तो इस सेंटेंस का जो प्रेडिकेट है वो हैज अ फैमिली। लाइक यहाँ पे सिमिलरिटी शो कर रहा है योर फ्रेंड और पीपल में, तो ये प्रीपोजिशन है। अच्छा, एज वेल एज कोई एस्टेब्लिश प्रीपोजिशन नहीं होती, लेकिन ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ही होती है जो रिलेशन शो करती है नाउन्स के आपस में, ठीक है। तो इसको भी हम प्रीपोजिशन ही मान लेंगे, कंजंक्शन तो होता नहीं है, ठीक है। अब ये जो यू है या योर फ्रेंड है,
या स्टार्स है, ये सब इन प्रिपोजिशंस के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब जो हम वर्ब लिखेंगे ना, वो वर्ब इन नाउन्स के अकॉर्डिंग यूज होंगी। ही के अकॉर्डिंग यूज करोगे तो इज आएगा, ऑल पीपल के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करोगे तो हैव आएगा, नथिंग, नोबडी, ये सब सिंगुलर होते हैं, इनके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो वॉज आएगा। तो बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम प्रिपोजिशन से दो नाउन्स को रिलेट करते हैं तो वर्ब हमेशा यूज किया करो पहले वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो बाद में लिखते हैं वो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब बोलने में सही लगे, गलत लगे, अटपटा लगे, कैसे भी लगे, उससे क्या लेना देना। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा ना, आई विद कमल एम टू ब्लेम, उसी तरीके से हमने वो करेक्शन कर दिया। ही एज वेल एज यू इज गिल्टी ऑफ दिस क्राइम, ऑल पीपल लाइक योर फ्रेंड हैव अ फैमिली एंड नथिंग बट स्टार्स वाज सीन इन द स्काई। अच्छा, होता है क्या, बोलने में हमें ऐसा लगता है कि स्टार सब्जेक्ट होगा और इसीलिए हम वर्ब लिख देते हैं, लेकिन स्टार सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नथिंग है। स्टार्स तो जो है बट प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है। तो अगर मान लो हम किसी सेंटेंस में एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, एक्सेप्ट एंड नॉट, with, along with, together with, including, excluding, in company of, in addition to, accompanied by, ये जो वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये सब प्रीपोजिशंस या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, एक्सेप्ट एंड नॉट, विद, along with, together with, including, excluding, in company of, in addition to, accompanied by। तो इनके बाद जो भी हम नाउन लिखेंगे वो वर्ब का सब्जेक्ट नहीं होगा, वो इनका ऑब्जेक्ट होगा। तो इनके इनके सिचुएशन में, मतलब अगर हम इनका यूज करें दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को कनेक्ट करने के लिए, तो वर्ब लिखना पहले वाले के अकॉर्डिंग। देखो, ये दोनों सेंटेंस भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। अंडर द टेबल वॉज लाइंग सम कॉइन्स एंड अक्रॉस द माउंटेन्स आर अ स्मॉल विलेज। अब ये अंडर प्रिपोजिशन है, अक्रॉस प्रिपोजिशन है, द माउंटेन्स, द टेबल, इन प्रिपोजिशंस के ऑब्जेक्ट हैं। अब कोई भी नाउन या प्रोनाउन अगर प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए तो फिर वो वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ये जो हम वर्ब यूज कर रहे हैं, वॉज लाइंग या आर, इन वर्ब्स का सब्जेक्ट ये है स्मॉल विलेज और सम कॉइन्स। और पहले भी हमने पढ़ रखा है कि सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात की जाए। बात की जा रही है कॉइन्स के बारे में, तो कॉइन्स के अकॉर्डिंग वर्ब लिखो वर, स्मॉल विलेज के अकॉर्डिंग वर्ब लिखो इज। कुल मिला के बात सीधी सी है कि प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट बन गया वो वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा, बस ये ध्यान रखना है। और सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बात हो। तो ये तो हो गया थर्ड क्वेश्चन का, हमारा थर्ड एग्जाम्पल का एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं जरा सेकंड पे, आई और कमल। हमने एक सेंटेंस लिखा, नॉट ओनली सरल but also Kamal have agreed now। एक, दूसरा, either the coach or the captain were
behind this decision. Not only Saral but also Kamal have agreed. Either the coach or the captain were behind the decision. अब देखो जो नॉट ओनली सरल बट ऑल्सो कमल हमने लिखा ना, हमने पहले पढ़ रखा है कि सब्जेक्ट है जो वी टॉक अबाउट, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। यहाँ पे जो बात हो रही है ना कमल की हो रही है, सरल की नहीं, क्योंकि सरल के साथ हमने एक डिटरमिनर लिख रखा है नॉट ओनली। नॉट ओनली निगेशन के लिए होता है, तो इसका मतलब हमारा टॉपिक ऑफ टॉकिंग जो है ना वो सरल नहीं है, वो कमल है। सरल को हमने केवल एडिशनली साथ में लिख दिया है, लेकिन सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात की जा रही है, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग लिखो, हैज। तो जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से दो नाउन से प्रोनाउंस को कनेक्ट करते हैं तो सब्जेक्ट हमेशा बाद वाला ही होता है, पहले वाले का जो निगेशन नॉट होता है वो निगेशन कर देता है, मतलब वो हमारा सब्जेक्ट ऑफ टॉकिंग नहीं होता, उसको एडिशनली मेंशन किया गया होता है। तो वर्ब हमेशा उसके अकॉर्डिंग लिखी जाती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है वो कमल है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ गई। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया, और कंजंक्शन का यूज किया कोच और कैप्टन को कनेक्ट करने के लिए। अभी अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, चूंकि अल्टरनेटिव कंजंक्शन है तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन है, इनमें से सब्जेक्ट कोई एक ही होगा, पता होता नहीं है सब्जेक्ट कौन है, तो हम वर्ब लिख देते हैं पास वाले के अकॉर्डिंग। तो अगर हम कभी नॉट ओनली बट ऑल्सो नीदर नॉर ईदर और या केवल और का यूज करें, तो इनके साथ वर्ब लिखना उसके अकॉर्डिंग जो बाद में लिखा गया। देखो एक चीज समझ लेना फिर से, वर्ब बाद वाले के अकॉर्डिंग लिखनी है, लेकिन होता क्या, नॉट ओनली बट ऑल्सो जो होता है ना, इसमें हम वर्ब लिखते हैं बाद वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले वाले का निगेशन नॉट कर देता है। लेकिन और नॉर के सिचुएशन में जो हम वर्ब लिखते हैं ना वो पास वाले के अकॉर्डिंग लिखते हैं। पास वाला जो होता है वो भी जनरली वही होता है जो बाद में लिखा गया हो, लेकिन कुछ सिचुएशन में पास वाला वो बन जाता है जो पहले लिखा गया हो, जैसे कि देयर इज ईदर द प्लेयर्स और द कोच इन द रूम। अब जैसे हमने ये लिखा, अब हमने यहाँ पे क्या किया, और से कनेक्ट किया दो नाउन्स को, एक प्लेयर्स और एक कोच। और अभी हमने पढ़ा कि वर्ब हम लिख देते हैं पास वाले के अकॉर्डिंग। अब जनरली क्या होता है, अगर वर्ब हम लिखते हैं पास वाले के अकॉर्डिंग तो पास में वो होता है जो बाद में लिखा गया हो, लेकिन अगर हम इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट देयर लिख देंगे तो पास में वो हो जाएगा जो पहले लिखा गया है। तो इधर और नीदर नॉर का जब हम यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, तो हम वर्ब लिखते हैं उस नाउन के अकॉर्डिंग जो वर्ब के पास लिखा गया हो। नॉट ओनली बट ऑल्सो की सिचुएशन में वर्ब हमेशा यूज की जाती है बाद वाले के अकॉर्डिंग, जो भी बाद में लिखा गया हो। चलो ये भी हो गया। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी एंड की। कमल एंड सरल हैज सॉल्व द क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कमल एक सब्जेक्ट, सरल एक सब्जेक्ट, इनको एंड से जोड़ दिया। एंड होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, तो ये प्लुरल हो जाएंगे, तो हमने वर्ब प्लुरल लिख दिया है। तो एंड क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है, अगर हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ देंगे तो वो कंपाउंड होकर प्लुरल बन जाएंगे और फिर हमें वर्ब प्लुरल लिखनी पड़ जाएगी, तो हमने हैव लिख दिया। एक और एग्जांपल इसी टाइप का देखते हैं। नो ट्री एंड नो एनिमल आर इमॉर्टल। अब फिर से हमने एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ा, लेकिन इस बार जिन सब्जेक्ट्स को हमने जोड़ दिया ये जीरो है। अब जीरो को तो हजार बार जोड़ लो, क्या फर्क पड़ना है।
तो इज आ गया। तो जब हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को एंड से जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं और उनके लिए हमें वर्ब प्लूरल लिखनी पड़ती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कुछ सिचुएशन में वो सिंगुलर भी रह सकते हैं। अगर हम उन सिंगुलर नाउन्स का डिटर्मिनर लिख दें नो, तो जब अगर नो डिटर्मिनर के साथ दो सिंगुलर नाउन्स लिखोगे तो उनके लिए वर्ब सिंगुलर ही लिखना। एक और देखो, ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर हैव बीन इन्फॉर्म्ड। अभी जो ईच और एवरी होते हैं ये भी डिस्ट्रीब्यूशन के डिटर्मिनर्स होते हैं। अगर हम कभी भी सिंगुलर नाउन्स को ईच एवरी डिटर्मिनर के साथ में लिखें तो भले ही वो एक ही टाइप के सारे हों या अलग अलग टाइप के हों, लेकिन ईच एवरी की वजह से उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो वर्ब उनके साथ भी सिंगुलर ही लिखना। तो जब हम दो नाउन्स को एंड से जोड़ देते हैं तो उनके साथ वर्ब हमें लिखनी पड़ती है प्लुरल, लेकिन कुछ सिचुएशंस में वर्ब तब भी हमें सिंगुलर ही यूज करनी चाहिए, जैसे कि अगर उन नाउन्स के डिटर्मिनर नो या ईच एवरी हो तो। और देखो, द एक्टर एंड सिंगर हैव रिटर्न्ड होम। अब जैसे हमने लिखा दी एक्टर एंड सिंगर, यहाँ पे हमने दो नाउन लिखे एंड से जोड़ दिए, आर्टिकल कॉमन कर दिया। आर्टिकल कॉमन का मतलब ये एक ही पर्सन है और उसी के दोनों रोल हैं, एक्टर भी वही है सिंगर भी वही है। अगर एक ही पर्सन दोनों रोल प्ले कर रहा है तो वर्ब सिंगुलर लिख दो। तो कई ऐसे एग्जांपल्स हो जाते हैं जहां पे हम दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ते हैं, लेकिन वर्ब हमें फिर भी सिंगुलर लिखनी पड़ती है अगर वो दोनों नाउन किसी एक ही पर्सन को रेफर करें, अगर उन सिंगुलर नाउन्स के डिटर्मिनर ईच एवरी या नो हो, या फिर जैसे हमने लिखा द स्नो वाइट एंड 11 dwarfs आर माई फेवरेट स्टोरी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने दो नाउन्स को एंड से जोड़ा, इनमें से एक सिंगुलर है एक प्लुरल है, ठीक है। तो मतलब ये प्लुरल है लेकिन ये टाइटल है, ठीक है। द स्नो वाइट एंड 11 ड्वार्फ्स जो है ये टाइटल है, ठीक है, नेम ऑफ अ स्टोरी। अब चूंकि ये टाइटल है, टाइटल्स प्रॉपर नाउन होते हैं, भले ही देखने में प्लुरल लगे लेकिन वो फिर भी सिंगुलर ही होते हैं। तो अगर हम दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ दें तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर भी यूज हो सकती है, अगर ये सिचुएशंस हो जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो। 6 एग्जांपल देखो, द एंट एंड द हेयर एंड द टॉर्टोइज लिख दो। द हेयर एंड द टॉर्टोइज इज वेरी फेमस। इज के आर लिखना, आर फेमस अमंग चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दो सिंगुलर नाउन्स को हमने एंड से जोड़ा और उनके साथ आर्टिकल भी अलग अलग लिख दिए, लेकिन इसके बावजूद ये टाइटल है द हेयर एंड द टॉर्टोइज। अब चूंकि ये टाइटल है एक स्टोरी का तो फिर सिंगुलर वर्ब। फिर हमने लिखा स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब स्लो एंड स्टडी है ना, ये दो डिफरेंट क्वालिटीज हैं। स्लो एक क्वालिटी है, स्टडी एक क्वालिटी है, ठीक है। और इन दोनों को हमने सब्जेक्ट बना के लिखा और इनका प्रेडिकेट लिखा विन द रेस। अभी जो विन द रेस हमने प्रेडिकेट लिखा है ना, ये एक रिजल्ट है। विनिंग द रेस जो है वो रिजल्ट है। ये रिजल्ट तब हासिल होता है जब ये दोनों क्वालिटी किसी एक ही पर्सन में हो। अगर ये क्वालिटी सेपरेट पर्सन में होंगी तो ये रिजल्ट आएगा नहीं, स्लो वाला नहीं जीत पाएगा, स्टडी वाला भले एक बार जीत जाए। तो ये जो दोनों क्वालिटी हैं अगर ये एक साथ होंगी तब ये रिजल्ट आएगा, अदरवाइज ये रिजल्ट आएगा नहीं। तो अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो ये दोनों क्वालिटी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये एक ही चीज के दो पार्ट है, ना कि दो अलग अलग चीजें। फिर लो वर्ब सिंगुलर आ गई। तो अगर हम कभी दो नाउन्स को जो सिंगुलर हो एंड से जोड़ दें, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब वो एक ही चीज के दो इंटीग्रल पार्ट हो, तो भी वर्ब उनके लिए सिंगुलर लिखो, स्लो एंड स्टडी विन द रेस।
तो स्लो एंड स्टडी का मतलब हो गया एक ऐसा पर्सन जो स्लो होने के साथ साथ स्टडी भी है, मतलब ये दोनों क्वालिटी उसी में है। अगर एक क्वालिटी होगी तो फिर वो जीत नहीं पाएगा, तो ये दोनों क्वालिटी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, तो इनको एक ही यूनिट मान के इनके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करो। दूसरे एग्जांपल से देखो, ब्रेड एंड बटर डैश exempted from taxes. Bread and butter dash my favorite breakfast. Bread and butter dash exempted from taxes. Bread and butter dash my favorite breakfast. इज हमारा ऑप्शन एक बार फिल करो तो। ब्रेड एंड बटर को टैक्स से छूट कब मिलती है? जब एक साथ खरीदो या कॉम्बिनेशन या सेपरेट खरीदो तब भी? सेपरेट खरीदो तब भी। तो इसका मतलब ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब इन ये जो एग्जाम्पशन फ्रॉम द टैक्स है ये केवल ब्रेड खरीदोगे तब भी वैलिड है, बटर खरीदोगे तब भी वैलिड है। तो इसका मतलब ये दो सेपरेट इंडिविजुअल्स हैं, हमने एंड से जोड़ दिया, तो इन्हें प्लूरल मानना पड़ेगा आर। अच्छा, दूसरे एग्जांपल में जो फेवरेट ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट ब्रेड से तैयार होता है बटर से, या दोनों ही? दोनों। अब केवल बटर जो है दैट कांट फॉर्म द ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अब ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गए। कॉम्बिनेशन का मतलब एक एक ही थिंग के पार्ट हो गए, मतलब ब्रेड एंड बटर का मतलब टोटल ब्रेकफास्ट हो गया, ये दोनों उसी के इंटीग्रल पार्ट हो गए। अब इस सिचुएशन में कॉम्प्लीमेंट है, ब्रेकफास्ट के लिए दोनों ही चाहिए होंगे। तो अगर हम दो सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ें तो नॉर्मली तो वो प्लूरल ट्रीट होते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में उनको सिंगुलर हमें मानना पड़ता है। अब ये सिचुएशंस यहाँ पे मैंने डिस्कस कर ली, इनका आगे अपना ध्यान रखना। 10th क्वेश्चन देखो, फायर एंड वाटर, ठीक है, फायर एंड वाटर डज नॉट एवर मीट। अबे जो फायर एंड वाटर हमने दोनों नाउन लिखे हैं ना, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है ना, ये किसी मूवी का या बुक का टाइटल है, ठीक है, ये दो सेपरेट मतलब सब्सटेंसेस हैं फायर एंड वाटर। चूंकि दोनों सेपरेट सब्सटेंसेस हमने एंड से जोड़ दिया तो ये प्लूरल हो जाएंगे, वर्ब प्लूरल लिख दो, डू नॉट। तो बात जहां से शुरू की थी वहीं पे खत्म कर देते हैं। दो सिंगुलर नाउन्स को अगर हम एंड से जोड़ देंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे, उनके लिए वर्ब प्लूरल लिखना। लेकिन ये जो सिचुएशन समझाएंगे, अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन रहे तो फिर वर्ब सिंगुलर लिखना। चलो अब असाइनमेंट उठा लो, हो गया सब्जेक्ट और एग्रीमेंट। हो नहीं गया, कुछ चीजें और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ऐसे ही होता है। हिले हुए बच्चे होते हैं ना, तो उनको यही से पढ़ाई जाती है इंग्लिश कंपटीशन के, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से। लेकिन तुम लोग तो हिले हुए हो नहीं, होशियार हो। नहीं है ऐसा? हाँ, नहीं तो हिले हुए होते हैं वो यहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा जादू दिखाने का स्कोप होता है। दे जादू, दे जादू, दे मीनिंग, दे मीनिंग। बच्चे का दिमाग काट दिया। चार पांच एग्जाम्पल समझाया तो उसको लगता है हमें इन्होंने तो आज हमें शेक्सपियर बना दिया। ठीक है, कुछ नहीं होता, बाकी चैप्टर ढंग से पढ़ा दो, बच्चा अपने आप कर ले जाके। हालांकि कुछ बेसिक डिस्कस करने पड़ जाते हैं, जिसके लिए हम एक क्लास रख लेते हैं। एडजेक्टिव बढ़िया से पढ़ा दो, वर्ब अच्छे से पढ़ा दो, प्रोनाउन नाउन अच्छे से पढ़ा दो, बच्चा अपने आप कर लेगा जाके। लेकिन वो पढ़ाएंगे नहीं, उसमें रूल लिखाएंगे। ठीक है, और फिर इसे दे खींचे, दे खींचे, 2 घंटे की बात 2 महीना खींच देते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो। ऑल द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली इंक्लूडिंग द रेड फोर्ट इज टेकन केयर ऑफ बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंक्लूडिंग प्रिपोजिशन हो गया, द रेड फोर्ट प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ऑल द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, वर्ब आ जाएगी प्लूरल आर। अभी इतनी सिंपल सी बात है, अगर पहले से समझा दो कि भाई प्रिपोजिशन क्या होती है, फलाना क्या होता है, ढिमकाना क्या होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करना, उसको दे मीनिंग। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स की बात हो रही है, रेड फोर्ट की बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही है। अबे घोंचू, ठीक है, तेरे मन में जो आएगा तू वही बोल देगा, दूसरा मान लेगा, ऐसे नहीं होता ना। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर दो, अपने आप बच्चा कर लेगा सारे क्वेश्चन। ब्लेमिंग अदर्स फॉर देयर ऑन मिस्टेक्स आर एन एवरीडे प्रैक्टिस फॉर सम पीपल इन द कंपनी। ये जो हमने यहाँ पे प्रेडिकेट लिखा है ना, आर एन एवरीडे प्रैक्टिस, इस प्रेडिकेट का सब्जेक्ट क्या है? मिस्टेक्स, अदर्स, ब्लेमिंग। ब्लेमिंग, अगर ब्लेमिंग इसका सब्जेक्ट है तो ये जेरेंड हो गया। जेरेंड और इन्फिनेटिव हमेशा सिंगुलर होते हैं, उनके लिए वर्ब सिंगुलर लिखा करो। तो लिखो इज एन एवरीडे प्रैक्टिस। अगर हम कभी किसी जेरेंड या इन्फिनेटिव को सब्जेक्ट बना के लिखें तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखा करो।
अगला देखो, द इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनिंग अ सेफ एनवायरनमेंट इज नॉट जस्ट द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मतलब क्या मानोगे, सब्जेक्ट या एक्सपेंडिचर? देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का मतलब सब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर सब्जेक्ट होता ना तो इसके बाद में द आर्टिकल नहीं आता, और जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं वहां पे हमें इकोनॉमिक्स का मतलब इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मानना पड़ेगा, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो अगर ये नेम ऑफ सब्जेक्ट होता तब तो ये होता सिंगुलर, अदरवाइज मीनिंग में हमेशा प्लूरल। तो इसके साथ में वर्ब लिखो, इसकी जगह आर, ये नाउन में पड़ा होगा। इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, अगर ये नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स हो तो सिंगुलर है, अदरवाइज प्लूरल है। ठीक है, अगला देखो, हु डज नॉट नो दैट नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो मैनी अदर कंट्रीज इज फेस्ड। अब देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से हमने इंडिया और मैनी अदर कंट्रीज को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें वर्ब लिखनी पड़ेगी ना, वो लिखनी पड़ेगी मैनी अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैनी अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो इसकी जगह आ जाएगा। अगला देखो, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फाउंड इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बिक। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है ना वो मोस्ट ऑफ है, मोस्ट ऑफ होता है फ्रैक्शन, हमने पढ़ा जैसे मोस्ट ऑफ है, अलॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, सम ऑफ है, हाफ ऑफ है, वन थर्ड ऑफ है। इनका अपना कोई रेफरेंस नहीं होता, मतलब इनका कोई नंबर नहीं होता, इनका नंबर वही होता है जो इनके टोटल का हो। अब मोस्ट ऑफ का टोटल है बर्ड्स, बर्ड्स प्लुरल है तो मोस्ट को भी प्लुरल मान के वर्ब लिख दो हैव। तो फ्रैक्शंस के अपने कोई नंबर नहीं होते, सिंगुलर प्लुरल उनका नंबर वेरी करता रहता है उनके टोटल के अकॉर्डिंग। तो उनके टोटल का नंबर प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल लिख दो, टोटल का नंबर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर लिख दो। अगला देखो, इट इज बिलीव्ड दैट एवरीवन एक्सेप्ट फॉर द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी हैव बीन अरेस्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखो क्या लिखा, एवरीवन एक्सेप्ट फॉर द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी। अब एक्सेप्ट फॉर प्रिपरेशन हो गया, द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सब्जेक्ट एवरीवन हो गया, एवरीवन के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैज बीन अरेस्टेड आ जाएगा, हैज बीन अरेस्टेड। प्रीपोजिशंस के बाद लिखे गए नाउन प्रोनाउन वर्ब के सब्जेक्ट नहीं हो सकते। अगला देखो, आवर टीम हैज बीन फेस्ड विद सच सिचुएशंस मैनी टाइम बिफोर। आंसर तो तब तक मैनी टाइम्स लिख दो, अब बाकी इसको समझना इधर से, आंसर लिख दो मैनी टाइम्स। देखो जैसे हमने लिखा मैनी ट्री बेयर्स नो फ्रूट, एक सेंटेंस। दूसरा, मैनी आर ट्रीज बेयर नो फ्रूट। अब देखो इन सेंटेंसेस में जो हमारा नाउन है ना वो ट्री है, मतलब ये नाउन है, ये नाउन है, और मैनी ये और मैनी ये दोनों डिटर्मिनर है, मतलब दोनों डिटर्मिनर होते हैं। ये होता है डिटर्मिनर डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब जैसे ईच एवरी होते हैं उस तरीके से। तो क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी डिटर्मिनर्स होते हैं उनके सबके साथ नाउन काउंटेबल लिखा करो और सिंगुलर लिखा करो, सिंगुलर नाउन हो जाएगा ट्री। जब ट्री नाउन सिंगुलर हो जाएगा तो फिर उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, बेयर्स। अच्छा, मैनी तो हमने पढ़ी रखा है प्लुरल नाउन्स का डिटर्मिनर होता है, क्योंकि प्लुरल नाउन का डिटर्मिनर होता है तो इसके बाद वर्ब लिखो प्लुरल, ट्रीज। जब नाउन प्लुरल लिख दोगे ट्रीज तो फिर उसी हिसाब से वर्ब भी प्लुरल हो जाएगी, बेयर। अब ये जो डिफरेंस है ना ये केवल स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, इन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो चाहे हम इसको, अब चूंकि मैनी ये डिटर्मिनर बोलचाल में कम यूज होता है या कम ही यूज होता है इंग्लिश में, ठीक है, लेकिन होता ये भी डिटर्मिनर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर होता है, इसके साथ नाउन सिंगुलर लिखने पड़ते हैं, मीनिंग सेम होते हैं। ये बिल्कुल वैसे डिफरेंस हो गया जैसे हम लिखते हैं ऑल ट्रीज और एवरी ट्री। अब देखो जैसे मैंने मान लिया एक सेंटेंस लिखा, आई हैव बीन देयर, आई हैव बीन टू, आई हैव बीन देयर मैनी अ टाइम्स, जैसे ये लिख दे, आई हैव बीन देयर मैनी अ टाइम्स। अभी जो हमने टाइम्स नाउन लिखा है ना उसके साथ हमने डिटर्मिनर लिख दिया मैनी है। अब या तो ये मैनी है गलत है, इसे सही करो, या उस टाइम्स को टाइम करो, तो या तो इसे टाइम करो मैनी अ टाइम, और नहीं तो इसको करो मैनी टाइम्स, जो अच्छा लगे वो कर लो। अच्छा, जिस तरीके से दोनों डिटर्मिनर होते हैं ना मैनी और मैनी है, इसी तरीके के डिटर्मिनर और देखो, मोर देन वन chapters have been revised। दूसरा, more chapter than one has been revised।
अब यहाँ पे जो हमारा नाउन है ना वो है चैप्टर्स, यहाँ पे नाउन है चैप्टर, इस नाउन का डिटर्मिनर है मोर, और इस नाउन का डिटर्मिनर ये पूरी फ्रेज है मोर देन वन। अभी जो मोर देन वन होती है ना फ्रेज, जनरली जब हम ए एन आर्टिकल लिख देते हैं किसी नाउन के बाद में तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ही शो करने लगता है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन की डिटर्मिनर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का डिटर्मिनर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, ठीक है। जब नाउन सिंगुलर हो जाएगा तो उसी नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी है, वो भी सिंगुलर हो जाएगा, हैज। और ध्यान रखना ये मोर देन वन डिटर्मिनर होता है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आती, वर्ब आती है उस नाउन के अकॉर्डिंग, नाउन सिंगुलर हो जाता है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। तो मोर देन वन चैप्टर हैज बीन रिवाइज्ड। अब यहाँ जाते हैं, ये जो हमने मोर लिख रखा है यहाँ पे डिटर्मिनर नाउन के साथ, ये हमने पहले भी पढ़ा कि मोर जो होता है मच और मैनी की कंपेरेटिव डिग्री होता है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। अब चूंकि चैप्टर काउंटेबल नाउन है तो ये जो मोर है ना ये मैनी की कंपेरेटिव डिग्री है। अभी हमने पढ़ा कि मैनी के साथ नाउन प्लुरल लिखने पड़ते हैं, तो उसकी प्लुरल, उसकी कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी प्लुरल ही लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखो चैप्टर्स। अच्छा, ये जो डिटर्मिनर हमने मोर लिखा है कंपेरेटिव डिग्री में, अच्छा मोर अगर हम कंपेरेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो कंपेरिजन किया किससे, तो ये बताने के लिए हमने देन वन लिख दिया। अब ये जो देन है ना कंजंक्शन है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है जिनका आपस में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन ये जो वन हमने लिखा ना सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है चैप्टर्स, वर्ब जो होगी वो चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आएगी, हैव। अच्छा, ये जो दोनों डिफरेंस है ये भी स्ट्रक्चर का ही डिफरेंस है, मीनिंग इनके दोनों के भी सेम ही होते हैं। तो चाहे हम लिख दें मोर देन वन चैप्टर हैज बीन रिवाइज्ड, चाहे हम लिख दें मोर चैप्टर्स देन वन हैव बीन रिवाइज्ड, दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। इट विल बेनिफिट यू इन मोर देन वन वेज। अब मान लो हमने किसी पर्सन से कहा इट विल बेनिफिट यू इन मोर देन वन वेज, एक से ज्यादा तरीकों से फायदा करेगा। अब इस सेंटेंस को अगर सही करना है तो या तो इसको लिखो मोर देन वन वे, ठीक है, या लिखो मोर वेज देन वन, इट विल बेनिफिट यू इन मोर वेज देन वन, या लिखो इट विल बेनिफिट यू इन मोर देन वन वे। आसान तरीका यूज कर लो। च- तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना इसमें हमने मैनी के साथ देखो टाइम लिख रखा है, उसको टाइम्स लिख दो। अगला क्वेश्चन देखो, 8th, दे विल नेवर बिलीव दैट इट इज आई हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसका आंसर अपने बताओ। हु एम, रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद वर्ब उनके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लिखा करो, हु का एंटीसीडेंट आई है, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो एम हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद वर्ब उनके एंटीसीडेंट्स के अकॉर्डिंग लिखा करो। अगला देखो, 9th आ गया ना, मोर देन वन वॉर्स, ठीक है, वॉर आ जाएगा, मोर देन वन वॉर हैज बिन। 10th क्वेश्चन देखो, आई लाइक ऑल माई फ्रेंड्स आर मच इंटरेस्टेड, एम आ जाएगा, ठीक है। लाइक प्रिपरेशन हो गई, ऑल माई फ्रेंड्स प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी है तो एम लिख दो। अगला देखो, कैटल वॉज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड, अभी हमने नाउन में पढ़ा कि कैटल नाउन देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन होता प्लुरल है, चूंकि प्लुरल होता है तो वॉज की जगह वर लिख दो। अगला देखो, वन मस्ट कीप डूइंग वंस बेस्ट एफर्ट्स फॉर टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अब देखो जो टाइम एंड टाइड हमने लिखा है ना ये दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, मतलब टाइम और टाइड दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉमन इनमें ये है कि दोनों ही वेट नहीं करते किसी का, अपने हिसाब से चलते रहते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि ये दोनों अलग अलग हैं और हमने एंड से कनेक्ट कर दिया तो इनके लिए वर्ब प्लुरल लिखो वेट, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। 13th क्वेश्चन देखो, हमने लिखा था अनएम्प्लॉयड इज लाइक अ बर्डन। अभी जो अनएम्प्लॉयड है ना ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, ठीक है, इसके साथ हमने द आर्टिकल लिख दिया। अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ में द आर्टिकल लिखकर उसे एज ए नाउन यूज करें तो वो उस टाइप के सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए बन गया, कॉमन नाउन होता है प्लुरल नंबर का। तो द अनएम्प्लॉयड का मतलब हो गया पुअर पीपल, अनएम्प्लॉयड पीपल इन जनरल, तो इसके साथ वर्ब आर लिखो। अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ में द आर्टिकल लिखकर यूज करें एज ए नाउन तो वो कॉमन नाउन होता है प्लुरल नंबर का, जो उस टाइप के सारे लोगों को, सारे इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये सब पढ़ रखे हैं कॉन्सेप्ट। अगला देखो,
एज वी हैव गॉट जस्ट अ सिंगल सीट लेफ्ट वैकेंट ईदर यू और योर फ्रेंड आर अलाउड, इज अलाउड। इधर और से दो नाउन्स को या प्रोनाउंस को कनेक्ट करोगे तो वर्ब लिखना वर्ब के पास वाले के अकॉर्डिंग। अब वर्ब के पास में लिखा हुआ योर फ्रेंड के अकॉर्डिंग इज आ जाएगा। 15th क्वेश्चन भी हमने शायद डिस्कस ही कर रखा होगा क्या या नहीं। देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग आती नहीं, वर्ब आती है उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब के बाद लिखा गया नाउन हो, क्योंकि रियल सब्जेक्ट वही होता है। अब वर्ब के बाद हमने नाउन लिख रखा सो मेनी केसेस ऑफ पोलियो, ये प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैज की जगह आ जाएगा हैव, देयर हैव नेवर बीन। अगला देखो, द ऑफिसर्स आर लुकिंग फॉर अ सर्टेन गेस्ट हु वर मिसिंग फ्रॉम द पार्टी। इसको देखो यहां से समझना, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा सर्टेन बॉय was absent from the class। दूसरा, a certain boys was boys were absent from the class। अब देखो, ये जो हमने यहाँ पे सर्टेन डिटर्मिनर यूज किया बॉय नाउन के साथ में, नाउन ये है और डिटर्मिनर ये है, यहाँ पे हमने बॉयज नाउन के साथ में डिटर्मिनर किया असर्टेन। असर्टेन का मतलब होता है सम डेफिनेट वन, मतलब कोई पर्टिकुलर, सारे नहीं। तो असर्टेन का यूज हम तभी करते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर करना, तो इसके साथ नाउन लिखा करो सिंगुलर। जब नाउन सिंगुलर लिख दोगे तो फिर वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। असर्टेन का मतलब सम पर्टिकुलर बॉय, केवल एक कोई लड़का, ठीक है ऐसा। अच्छा, सर्टेन जब हम यूज करते हैं तो क्या मतलब होता है सेवरल, ठीक है। और इसके साथ में नाउन काउंटेबल लिखा करो, प्लूरल लिखा करो, जनरल का स्टेटमेंट होता है ये। अच्छा, जब बॉयज लिख दोगे प्लूरल तो उसी अकॉर्डिंग वर्ब भी आ जाएगी, प्लूरल वर्ब। अच्छा, इन दोनों के मीनिंग भी अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। ये केवल स्ट्रक्चर का नहीं है, मीनिंग का भी डिफरेंस है। जब हम सर्टन बॉय लिखते हैं तो इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू सम पर्टिकुलर बॉय, लेकिन जब हम सर्टन बॉयज लिखते हैं तो इसका मतलब होता है सेवरल बॉयज। अब ये जो हमारे क्वेश्चन है ना, इसको सही करने के देखो क्या क्या तरीके हैं। एक तरीका तो है कि हम लिखें अ सर्टेन गेस्ट हु वाज, इतना करेक्शन करें। यह एक बड़ा आसान तरीका यह है सही करने का कि सीधा सर्टेन से पहले जो ए लिखा ना वो रिमूव कर दो। सर्टेन से पहले जो ए लिखा है ना उसे रिमूव कर दो। सेवनटीन्थ क्वेश्चन देखो, द पीएन रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल दैट एवरी स्टूडेंट अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स वर इनवाइटेड। एवरी स्टूडेंट हमारा सब्जेक्ट हो गया, अलॉन्ग विद प्रिपरेशन हो गई, हिज पेरेंट्स प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया। एवरी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो वर्ब की जगह वॉज आ जाएगा, एवरी स्टूडेंट वॉज इनवाइटेड। अगला देखो, देखो इसको इधर से समझना। मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, यू माई बेस्ट फ्रेंड हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। आई द ओनली विक्टिम, द ओनली आई विटनेस लिख दो, द ओनली आई विटनेस is being threatened regularly। अब जैसे हमने दो सेंटेंस लिखे, यू माई बेस्ट फ्रेंड हैज ऑलवेज हेल्प मी, आई द ओनली आई विटनेस इज बीइंग थ्रेटन्ड रेगुलरली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉमिनेटिव केस के जो हमारे प्रोनाउन है ना वो ये यू और आई है। अच्छा, यू कौन है आई कौन है ये बताने के लिए हमने एक नाउन फ्रेज लिख रखी है। अभी जो हमने नाउन फ्रेज लिखी है ना ये यू प्रोनाउन को और आई प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रही है। अब हमने पहले पढ़ रखा है कि अगर हम कभी किसी नाउन का या नाउन फ्रेज का यूज करें किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन को रेफर करने के लिए तो वो उसका पॉजिटिव केस होता है। अपोजिटिव केस का मतलब होता है रेफरेंस, वो ना सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमेशा वो होता है जो नॉमिनेटिव केस में हो। नॉमिनेटिव केस में यू है, यू के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैव आ जाएगा। यहाँ पे आई है, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो एम आ जाएगा। तो ये सब ग्रामर के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमने नाउन नाउन में सब पहले डिस्कस कर रखे हैं।
तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे तो एम आ जाएगा, आई द ओनली आई विटनेस एम बीइंग थ्रेटन्ड रेगुलरली एंड यू माय बेस्ट फ्रेंड हैव ऑलवेज हेल्प मी। तो वर्ब हमेशा लिखा करो नॉमिनेटिव केस के नाउन से प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग, ना कि अपोजिटिव पजेसिव इनके सबके अकॉर्डिंग। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देखना। हमने लिखा हिज ओनली वीकनेस वर हिज पेरेंट्स। His only weakness were his parents. Stars is the only visible thing in the sky. अब जैसे हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे, हिज ओनली वीकनेस वर हिज पेरेंट्स एंड स्टार्स इज द ओनली विजिबल थिंग इन द स्काई। अब देखो इन सेंटेंसेस में जो हमने वर्ब्स लिखे ना वो लिंकिंग वर्ब हैं, इज वर, ये लिंकिंग वर्ब हैं। इनके बाद जो हमने ये नाउन्स यूज कर रखे हैं ये हमारे कॉम्प्लीमेंट हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट जिन सब्जेक्ट के लिए यूज हुए वो सब्जेक्ट ये रहे, हिज ओनली वीकनेस और स्टार्स। अब हमें पता है कि जो हम वर्ब यूज करते हैं सेंटेंस में वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ना कि कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लिखो, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लिखो। तो वर्ब्स हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या होता है वो सबको पता होगा, आज तक सब्जेक्ट तो पता ही चल गया होगा पहचानना। तो हिज ओनली वीकनेस वॉज हिज पेरेंट्स एंड स्टार्स आर द ओनली विजिबल थिंग इन द स्काई। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखो, इट वर यू हु नेवर केम लेट। इट वर यू हु नेवर केम लेट। अब देखो ये जो हमने लिखा ना इट वर यू हु नेवर केम लेट, इसमें ये इट हमारा इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन होता है इट, और ये जो यू है ये कॉम्प्लीमेंट है हु का, हु को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब चूंकि सब्जेक्ट इट है, यू तो सब्जेक्ट है नहीं, तो वर्ब आएगी इट के अकॉर्डिंग, इट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो वॉज आ जाएगा। तो वर्ब्स हमेशा उन नाउन से प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का मतलब जो नॉमिनेटिव केस में हो, जो पॉजिटिव केस में है, वोकेटिव केस में है, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव केस में है या पजेसिव केस में है, उनके अकॉर्डिंग वर्ब मत लिखा करो, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो 18th क्वेश्चन है ना, इसमें जो द प्लेंटिव लिख रखा है, ये द प्लेंटिव सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है आई। द प्लेंटिव आई का रेफरेंस है, तो वो अपोजिटिव केस का नाउन है, सब्जेक्ट जो है वो आई है। आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैज की जगह हैव आएगा, आई द प्लेंटिव हैव स्ट्रॉन्ग बिलीफ। 19th क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है तो उसमें ढूंढना मत, वो सही सेंटेंस लिखा हुआ है। 20th पे आ जाओ डायरेक्ट। 20th क्वेश्चन में हमने लिखा द रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स दैट वर कैरिड आउट बाय द ग्रेट साइंटिस्ट वर नॉट वेरी एनकरेजिंग। अब यहाँ पे देखो समझना, द रिजल्ट सब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रिपरेशन हो गई, वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, दैट वर कैरिड आउट बाय द ग्रेट साइंटिस्ट ये रिलेटिव क्लॉज हो गई एक्सपेरिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो वो जो हमने सब्जेक्ट लिख रखा था ना द रिजल्ट, उसका प्रेडिकेट देखो क्या लिखा हुआ, वर नॉट वेरी एनकरेजिंग। अब वर नॉट वेरी एनकरेजिंग जो प्रेडिकेट है इसका सब्जेक्ट है द रिजल्ट, द रिजल्ट सिंगुलर है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो वर्ब की जगह वॉज आ जाएगा। अगला देखो, देयर इज नीदर द थीव्स नॉट देयर लीडर। अब देखो हमने इधर और नीदर नॉर से कहा कि जब दो नाउन्स को कनेक्ट करते हैं तो वर्ब लिखते हैं पास वाले के अकॉर्डिंग। जनरली पास में वो होता है जो बाद में लिखा जाता है, जैसे कि लीडर, लेकिन इस सिचुएशन में पास में वो है जो पहले लिखा गया थीव्स, तो थीव्स के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो इसकी जगह आर आ जाएगा, देयर आर। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने दो नाउन्स को प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को एंड से जोड़ दिया, आर्टिकल लिखा कॉमन। आर्टिकल कॉमन लिखने का मतलब प्रोड्यूस करने वाला डायरेक्ट करने वाला पर्सन सेम हो गया, तो अगर सेम पर्सन ही हो गया तो फिर वर्ब प्लुरल क्यों, फिर तो हैव बीन की जगह हैज बीन लिखो, हैज बीन आस्क्ड। अगला देखो,
द थ्री मस्किटियर्स। अब देखो ये जो थ्री मस्किटियर्स हमने नाम लिखा है ना, इसमें टी कैपिटल है दोनों और मस्किटियर्स का एम कैपिटल है, तो अगर ये सारे पहले लेटर कैपिटल है ना तो इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है। अगर ये प्रॉपर नाउन है, वैसे तो सेंटेंस पढ़ने से पता चल गया कि बुक का नॉवल का नाम है, वैसे ही प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं भले ही देखने में प्लूरल लगे। तो हैव बीन की जगह हैज बीन लिखो। ये नॉवल का टाइटल है, टाइटल्स हमेशा प्रॉपर नाउन होते हैं और उनके साथ वर्ब सिंगुलर लिखा करो, वो भले ही देखने में प्लूरल लगे। अगला देखो, समवन राइटली। ये समवन और राइटली दो अलग अलग वर्ड हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं, अपना सही कर लेना। समवन राइटली सेज दैट थ्रू एजुकेशन कम्स मैनर्स। अब देखो थ्रू प्रिपोजिशन है, एजुकेशन उस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, तो जो हमने कम्स वर्ब लिखी ना, इसका ऑब्जेक्ट हो गया मैनर्स। मैनर्स हो गया प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो कम आ जाएगी, थ्रू एजुकेशन कम मैनर्स। अगला देखो, देयर वॉज कंडक्टेड ए कैंडल मार्च बाय द साइलेंट मेजोरिटी हु वर अपोर्ट्स। अब देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, इसका एंटीसेंट हमने लिखा साइलेंट मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब होता है मोस्ट ऑफ पीपल, और ये प्लूरल होता है, इसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लिखा करो। तो अगर मेजोरिटी प्लूरल होता है तो इसका मतलब ये जो हु हमने एंटीसेंट हु लिख रखा रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी प्लूरल माना जाएगा, तो इसके बाद में वर्ब प्लूरल लिखो, वर, हु वर अपोज्ड। अगला देखो, मैनी ए चिल्ड्रन फाइट साई। अब देखो अगर इस सेंटेंस को सही करना हो ना, तो एक बड़ा आसान तरीका है कि चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड लिख दो, लिखना मत। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें, मैनी अ चाइल्ड फाइट साई, तो ये यहां तक तो सही हो जाएगा, लेकिन जो बी पार्ट में हमने देयर डिटर्मिनर लिख रखा है ना, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बी पार्ट में देयर डिटर्मिनर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी नाउन होगा जिसके लिए डिटर्मिनर यूज किया जा रहा है, उसका नंबर प्लूरल होगा। अगर उसका नंबर प्लूरल होगा तो लिखना तो चिल्ड्रन ही पड़ेगा। अब चिल्ड्रन अगर लिखोगे तो मैनी, ये गलत हो जाएगा, मैनी लिखो और फाइट्स की जगह फाइट लिखो, मैनी चिल्ड्रन फाइट। अगला देखो, द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर न्यूज़पेपर्स, इज न्यूज़पेपर्स। द ओनली सोर्स सब्जेक्ट है, सीधे बट बट बदतमीज। देखो इसमें द ओनली सोर्स हमारा सब्जेक्ट है, और न्यूज़पेपर जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखो सिंगुलर। अगला देखो, वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इट वाज द गेस्ट हु वर किल्ड देयर। अब देखो यहाँ पे समझना, ये जो हमने वेदर के साथ क्लॉज लिखे ना, इसमें इट सब्जेक्ट है, इट इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, वर्ब लिंकिंग वर्ब है, द गेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब वर्ब हमें लिखनी चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि इट सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर लिखो, इट वाज, वेदर इट वाज द गेस्ट। इस सैटरडे को तुम्हारी क्लास रहेगी, ध्यान रखना, चाहे बारिश आंधी तूफान जो चाहे आए, लेकिन इस सैटरडे क्लास जरूर रहेगी। 2 हफ्ते हैं, आराम से काट लो, बाकी तुम अपनी जिंदगी जीना, मैं अपनी जीता रहूंगा ये मुखर्जी नगर में। ठीक है, तुम्हें सुधार उधार कोई नहीं पाएगा, तुम बहुत ढीठ हो। ठीक है, और ये जो तुम ढल गए हो ना, ये ऐसे जिंदगी कटती नहीं बेटा। चलो अगले पे आ जाओ। हाँ, 29th, when he searched carefully he found that one of the envelopes lying on the table were bearing no name and address। अब देखो, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद नाउन प्रोनाउन प्लुरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर लिखा करो। अब वन ऑफ के बाद में हमने नाउन लिखा एनवल्व्स, जो कि प्लुरल है, उसके साथ हमने एक उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा लाइंग। लाइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये मेन वर्ब नहीं है। लाइंग ऑन द टेबल जो लिख रखी है ना, ये पूरी फ्रेज डिस्क्राइब कर रही है एनवल्व्स को। ठीक है, उसके बाद में जो हमने वर्ब लिखी है, वर्ब बेयरिंग नो नेम, इस वर्ब का सब्जेक्ट है वन, वन के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो वाज आ जाएगा। वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके बाद नाउन प्रोनाउन प्लुरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर लिखा करो। अगला देखो, माई बेस्ट फ्रेंड आर यू, इजी हो जाएगा। माई बेस्ट फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, यू कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो इज लिखनी पड़ेगी। अब देखो, अगर वर्ब आर लिखना चाहते हो ना, तो इसका आसान तरीका ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट बना दो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड लिख दो। अगला देखो, 50,000 रुपीज हैव ऑलवेज बीन अ लार्ज सम, हैज बीन। अगर हम प्लुरल क्वांटिटीज को अमाउंट की, टाइम की, मनी की, वेट की, डिस्टेंस की, अमाउंट्स के तरीके से एक्सप्रेस करें, तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर लिखा करो। नाउन में भी पढ़ा होगा और कंजंक्शन में भी पढ़ा होगा असाइनमेंट में। अगला देखो, अ डॉल्फिन इज ओनली वन ऑफ द एनिमल्स। अगर हम ओनली वन ऑफ द एनिमल्स लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हो गया द ओनली एनिमल। ठीक है, इसका मतलब हो गया द ओनली एनिमल। तो जो दैट रिलेटिव नाउन हम यूज कर रहे हैं, इसका जो एंटीसीडेंट है वन ऑफ द एनिमल्स, भले ही हमें देखने में लगे प्लुरल है, लेकिन ये प्लुरल नहीं होता है, सिंगुलर होता है, इसका मतलब हो जाता है द ओनली एनिमल। तो अगर ये रिलेटिव नाउन किसी सिंगुलर नाउन को रेफर कर रहा है, तो ये भी सिंगुलर हो गया। अगर ये सिंगुलर हो गया तो वर्ब सिंगुलर लिखो, यूजेस।
अब ये सब प्रोनाउन में, नाउन में सब कवर हो रखे हैं कॉन्सेप्ट इसके। अगला देखो, मोर स्टूडेंट देन वन हैज क्वालिफाइड द टेस्ट दिस ईयर। अब जिस तरीके से हमने सेंटेंस ए पार्ट में लिखा है ना, तो हमें लिखना चाहिए स्टूडेंट्स, मोर स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स लिख नहीं पाओगे, क्योंकि अगर मान लो स्टूडेंट्स लिख दोगे तो हमें बी पार्ट में वर्ब लिखनी पड़ेगी हैव, लेकिन वहां लिखा हैज, तो इसका मतलब नाउन तो सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए लिखो मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन स्टूडेंट। अगर बी पार्ट में हैव लिखा होता ना, तो हम स्टूडेंट को स्टूडेंट्स कर देते। अगला देखो, गाँवों में तुमने बड़े बूढ़े देखे, कई बार बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, देखे? क्या वजह रहती होगी, कोई बता पाएगा बच्चा सही वजह क्या होती होगी, वो चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं बुढ़ापे में? हाँ, हाँ, क्या वजह होती होगी उनके चिड़चिड़े हो जाने की? उनकी वजह पता है क्या होती है? उनसे जो छोटे होते हैं, उनके बेटा बेटी सास, मतलब सास तो खैर कहाँ, बुड्ढों की है, ठीक है, बहू बेटा जो उनके होते हैं, या जो छोटे ये होते हैं ग्रैंड चिल्ड्रंस वगैरह, ठीक है, तो उन्होंने इतनी जिंदगी में अपने चीजें देख रखी होती है ना, उन्हें पता होता है कि किन हरकतों का रिजल्ट क्या आता है जिंदगी में, ठीक है, क्योंकि उनकी जिंदगी काफी हो गई होती है। तो वो चाहते हैं कि ये जो इन बच्चों की हरकतें गलत है ना, इनको भुगतना ना पड़े, तो उसको खींच खांच के रखते हैं। लेकिन बच्चे उसमें अपनी दुनिया में होते हैं, उनका खून नया होता है, एनर्जी नहीं होती है, सोच नहीं होती है, पुराने को तो वैल्यू नहीं करते, ठीक है, वो मानते नहीं। अच्छा, वो चाहते हैं कि ये ससुरे मानेंगे नहीं तो ये भुगत जाएंगे, वो चाहते हैं कैसे ना कैसे मान जाए, बस ये फ्रिक्शन उनके चिड़चिड़े होने की वजह होती है। इसीलिए कहा जाता है, मतलब ये कोई ट्रेडिशन नहीं कि आप अपने माँ बाप की बात मानो या दादा दादी की बात मानो, वो जरूरी है, क्योंकि अगर मानोगे तो उनके लाइफ के एक्सपीरियंस से तुम्हें फायदा मिलेगा, और नहीं मानोगे तो अपने दांत तुड़ा तुड़ा के सीखोगे, ठीक है। कोई जरूरी थोड़ी है हर एक चीज के लिए दांत तुड़ा के ही सीखो, ठीक है। कुछ बड़े बूढ़े कह रहे हैं घर में, दादा दादी कह रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं, तो उनसे फायदा उठा लो, लेकिन फिर यहीं पे डिसाइड होता है कि किस आदमी को जिंदगी में क्या मिलने जा रहा है। मान जाएगा, उसकी जिंदगी सेटल से मतलब सही तरीके से चलती रहेगी, नहीं मानेगा तो दांत तुड़ाओगे तुड़ाओगे जाके, फिर अपनी भी रेल बनवाओगे, और दादा दादी फिर उनको भी लपेटोगे बाद में, क्योंकि बच तो बेचारे वो भी नहीं पाएंगे, तुम भरोगे तो वो भी तो भरेंगे साथ में तुम्हारे। तो वो चिड़चिड़े उनकी वजह होने की यही होती है कि उन्हें साफ पता चला होता है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, लेकिन जिसको समझाना चाह रहे होते हैं उसके पास इतनी समझ नहीं होती, या उसका मन नहीं होता, या उसका मतलब ऐसा रिसेप्टिवनेस नहीं होती कि वो समझ पाए। ये होती चिड़चिड़े होने की वजह। हमें शकल से लगता है ये ससुरा अगर अपने तरीका बदलेगा नहीं तो सीख नहीं पाएगा, ठीक है, इसके कर्म है नहीं कि सीख जाए, लेकिन अब कर्म बदलवा नहीं सकते। तुम्हारा काम पढ़ाना है, 11,000 रुपए तुमने इंग्लिश पढ़ाने के लिए, हमें सुधारने की थोड़ी लिए, ठीक है। तो और हमें पता है कि ये तू कुछ भी कर ले, मेरे से पढ़ ले जाके, ब्रह्मा जी से पढ़ ले जाके, लेकिन अगर तुम में कुछ क्वालिटी जो लर्नर्स में होनी चाहिए वो नहीं है, तो फिर नहीं सीख पाओगे। क्योंकि हम इससे नहीं सीखते, हम इस असाइनमेंट से नहीं सीखते, हम बुक से नहीं सीखते, हम कोचिंग से नहीं सीखते, हम किसी से नहीं सीखते, हम सीखते अपने कर्मों से। लेकिन पता नहीं लोग हमें क्यों नहीं सिखा पाते कि अगर कर्म सही होंगे तो एकलव्य बन के जंगल में रहोगे, वहां सीख जाओगे। कर्म नहीं सही होंगे तो शिकागो जाके कोचिंग ले आओ, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होना। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर बिहेवियर, ऑन आवर एटीट्यूड, ऑन आवर, मतलब सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बात सीधी सी है। अगर तुम डिजर्व करते हो, तुम्हारे कर्म ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए जंगल क्या, देहात क्या, शहर क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन अगर कर्म सही नहीं हो, डिजर्व नहीं करते हो, तो तुम भैया चांद पर जाओ, वहां से कोचिंग ले आओ जाके, कुछ नहीं होना। ब्रह्मा जी आके तुम्हें खुद कोचिंग दे जाए, रोज होम ट्यूशन पढ़ा जाए, तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होना। और अगर डिजर्व करते हो और सही आदमी हो वास्तव में, ठीक है, तो फिर वास्तव में चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, नॉलेज भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो हमें काम करना चाहिए खुद पे, लेकिन हम बाहरी चीजों पे काम करते रहते हैं। मुझे पता है कि ये कुछ नहीं है, सब बदतमीजी की चीज है। मैंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी, मेरा पढ़ाने का कोई मन भी नहीं था, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं कि मेरे घर में कोई टीचर वीचर फलाने ढिमकाने रहे हो, ठीक है। देहाती, पूरी पूरी फैमिली देहाती एकदम, लेकिन इंग्लिश आती है ना, ऐसा तो नहीं है खराब है, ठीक है। तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं कि तुम्हारे रिसोर्सेज कैसे हैं, इसका मतलब बस ये है कि तुम कैसे हो। तुम डिजर्व करते हो तो सब कुछ है, नहीं डिजर्व करते हो तो ये हाथ पर मारते रहो, अपने को थकाओ, अपने रिसोर्सेज खर्च कर लो, अपना पैसा टाइम एनर्जी खर्च कर लो, रिजल्ट नहीं मिलते। तो कई बार गुस्सा आता है कि मुझे लगता है कि बच्चे पता नहीं कोचिंग को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, लेकिन कोचिंग में कुछ नहीं है, ठीक है। मैं अपने स्कूल टाइम में कोचिंग कोचिंग वही 11th 12th में आ गया तो शायद पढ़ी 1.5 2 महीने, नहीं तो मैंने पूरी लाइफ कभी कोचिंग नहीं पढ़ी, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोचिंग से,
कोचिंग बाहियात की चीज है, टाइम खराब चीज है। अगर बच्चे की डायरेक्शन सही हो, गाइडेंस सही हो, तो स्कूल के कॉलेज के लेक्चर्स और उसका सेल्फ रिवीजन बस इतना काफी होता है। अगर उसको ढंग सऊर तमीज नहीं है तो तुम उसकी कोचिंग 24 घंटे की लगवा दो, कुछ नहीं होने जा रहा। तो हमें खूब पता होता है कि कोचिंग केवल एक फॉर्मेलिटी होती है, केवल एक मतलब आप यूं कह लो कि पॉलिश करने का एक जरिया है, बूट पॉलिश है, ठीक है, चमका देगी। लेकिन कंटेंट तो तुम में होना चाहिए ना, स्टफ तो तुम में होना चाहिए ना जो चमक पाए। आप बालू जो होती है, गंगा जी की रेत होती है, उससे आप अच्छी सुराही नहीं बना पाओगे ना, उसके लिए चिकनी मिट्टी चाहिए होती है। अब सोचो कि नहीं हम इसको लेकर जाएंगे अमेरिका में, वहां से जाके इसकी सुराही बनवा लेंगे। अरे भैया अमेरिका छोड़ो, तुम मंगल ग्रह कहीं भी ले जाओ, बालू की सुराही नहीं बनती है, उसके लिए चिकनी मिट्टी चाहिए होती है, स्टफ चाहिए होता है। स्टफ लैक कर रहे हो, जिस स्टफ में चमक आती है वो स्टफ तो है ही नहीं, लिए लिए उसे घूम रहे हो। ये लो भैया इसको कोचिंग दे दो, इसको ससुरे को सुधार दो, आ लो इसको मुंबई पढ़ने के लिए भेज देते हैं, इसको आईआईटी पढ़ने के लिए भेज देते हैं। आईआईटी पी के भी वो नशेड़ी हो जाएगा, आईआईटी में पढ़ा लो नशेड़ी बन जाएगा, जिसका कर्म सही नहीं है, ठीक है। जेएनयू में पढ़ा दो, ठीक है, उल्टे सीधे नारे लगाएगा। तो ये तो हर एक चीज संस्कारों पे है कि उसके संस्कार कैसे हैं। स्टफ सही है ना तो उसमें चमक आएगी, देर से या सवेर से वो अलग बात है। लेकिन अगर स्टफ ही करप्ट है तो तुम उसको किसी से कोचिंग दिलवा लो, चाहे कहीं से पढ़वा लो, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा स्टफ ही करप्ट है। रेतीली मट्टी लिए घूम रहे हो, बनाने को लोगों से कह रहे हो कि घड़ा बना दो, सुराही बना दो। अरे भैया कोई नहीं बना पाएगा, ठग भले कोई ले तुम्हें कि लाओ हम बना लेंगे, पैसे ले ले बाद में चेप दे। लेकिन अगर स्टफ सही नहीं है तो उसको कोई नहीं सुधार सकता। तो हमें खूब पता था कि कोचिंग जो है ना बिल्कुल सेकेंडरी चीज है, बिल्कुल सेकेंडरी चीज है। इससे ज्यादा प्राइमरी दूसरी चीजें हैं जिन पे काम करना चाहिए, सीखने वालों को, सिखाने वालों को, पेरेंट्स को, उन पे कोई ध्यान नहीं देता। और ये बदतमीजी की चीज है, ये बाहर की चीज है, इस पे सारे जुटे पड़े। कहाँ कोचिंग ले आए, किससे कोचिंग ले आए, कौन सी बुक पढ़ लें, कौन सा ये कर लें, कौन सा वो कर लें। भाई क्या कौन आदमी हो, अंदर ढूंढने की जरूरत है, बाहर ढूंढ रहे हो। जो चीज मिलेगी अंदर तुम उसको बाहर ढूंढते घूम रहे हो मुखर्जी नगर में। जिसका आंसर आना है तुम्हारे अंदर से, तुम बाहर दूसरों से क्वेश्चन पूछते घूम रहे हो। ये कहानी है पूरी, पूरी व्यवस्था चौपट इसी चक्कर में। टोपी दौड़ाऊंगा मुखर्जी नगर तक और फिर ठीक है। तेरे को पता है साउथ इंडियन फिल्मों में क्या होता है, मारते कम है घसीटते बहुत हैं, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन। तो ये कहानी है, अपने अंदर ढूंढो, आंसर तुम्हें अपने अंदर से आएंगे भैया, बाहर कुछ नहीं रखा। बाहर तो ये फॉर्मेलिटीज है जो हम लोग कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन था? 32 नहीं 34। न्यूज ऑफ देयर एंगेजमेंट वर लीक टू द प्रेस, बहुत आ जाएगा, ठीक है। न्यूज नाउन देखने में प्लूरल लगता है लेकिन सिंगुलर होता है। अगला देखो, हाउ डेयर यू से दैट इट इज आई हु हैव, ठीक है। हु जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है उसका एंटीजेंट आई है, आई के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैज की जगह हैव आ जाएगा। तुम्हारे बाद में एक बैच है नया बनाया, ठीक है, अभी आ रहा होगा, उसको मैं क्लास में भी कई बार बच्चों को खींच चुका हूँ। पता क्या कह रहा है? कह रहा है ये तो बढ़िया है यहाँ पढ़ने का तरीका, 11,000 रुपये फीस भी हम दें, दिमाग भी हम लगाएं। ये बात इसने मुखर्जी नगर में कह दी और चला गया चुपचाप। अगर इसने ये बात मेरे से गांव में कही होती हो, गांव में मेरे से पढ़ा होता, गिरा के मारता वहीं पे, ठीक है। उसके बाद पढ़ाता, पहले कूटता फिर पढ़ाता, ठीक है, क्योंकि तमीज सिखानी बड़ी जरूरी चीज है। 20 साल के हो गए, तुम्हें ये नहीं पता, उसको लग रहा है कि हमने 11,000 रुपए दे दिए अब तो खुद ही पढ़ाएंगे। वो कह रहा है ये तो बढ़िया यहाँ हो रहा है, फीस भी हम ही दें, दिमाग भी हम ही लगाएं। लो अबे आदमी की पजामा से तू सीखेगा तो दिमाग तो ही लगाएगा ना, दूसरा थोड़ी लगाएगा। ऐसे बच्चे हैं, अब बताओ उनका क्या करोगे। तो इनकी कमी ना कुछ और है। इनकी कमी ये नहीं कि इन्हें इंग्लिश नहीं आते समझ में, इनकी कमी अभी ये है कि इन्हें सीखने का तरीका नहीं पता। इन्हें ये नहीं पता सीखना है क्या, लर्निंग है क्या, और लर्नर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए पहले से, फिर बाद में कोचिंग लेने जाना चाहिए। अच्छा वो क्वालिटीज होती नहीं, कोचिंग में जाके टूट पड़ते हैं। फिर या तो कोचिंग वाला इन्हें बेवकूफ बनाता है या हमारे जैसा मिल जाता है, फिर इनकी निभती नहीं है। तो कोचिंग लेने से पहले मतलब लर्नर बनो ना, पहले वो लर्निंग वाली क्वालिटीज तो लाओ, वो है ही नहीं। अच्छा को टीचर भी सोचता है हम ससुर का हेडेक ले, हमें तो फीस दे ही दी, बात खत्म हो गई, ठीक है। ये कहानी चलती रहती है। तो मैंने कहा क्या पजामा आदमी है बता रहा है, देखो कि फीस भी हम ही दें, दिमाग भी हम ही लगाएं। ऐसे ऐसे तो है। अगला देखो, इवन दो इट इज पॉसिबल, इट वर पॉसिबल लिख दो, पास सब्जेक्टिव मूड। ये पास सब्जेक्टिव मूड है। आगे देखो वुड नॉट एवर हेल्प लिखा हुआ है, सेमी क्लोज कंडीशनल। तो इसका मतलब है इवन दो इट वर पॉसिबल बट इट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। अगला देखो, द ओल्ड मैन एंड हिज एल्डर सन, दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ दोगे तो प्लूरल हो जाएंगे, वॉज की जगह वर लिख दो। द ओल्ड मैन एंड हिज एल्डर सन वर। 38 देखो, आर देयर एनी न्यूज दैट कैन बी बिलीव्ड, ठीक है। इज देयर एनी न्यूज, न्यूज नाउन देखने में प्लूरल लगता है लेकिन होता सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर लिखो इज।
39th में हमने लिखा था कमिटी इज स्टडिंग द कंडीशंस ऑफ द पुअर हु लिव्स इन मेट्रो सिटीज। अब यहाँ पे हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, इसके बाद में वर्ब लिखी लिव्स, लेकिन इसका एंटीसेंट है द पुअर। द पुअर जो है ये कॉमन नाउन है प्लूरल नंबर का, इसका मतलब है पुअर पीपल। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब प्लूरल लिखो लिव। रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद वर्ब उनके एंटीसेंट के अकॉर्डिंग लिखा करो। एंटीसेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, एंटीसेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अगला देखो, यू माई चाइल्डहुड फ्रेंड हैव, ठीक है, हाँ माई चाइल्डहुड फ्रेंड हो गया पॉजिटिव केस, नॉमिनेटिव केस यू है, यू के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैज की जगह हैव आ जाएगा। फिर हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लैक्स, क्या ये हमने पहले भी डिस्कस किया? ये एक दो क्लास पहले ही डिस्कस किया होगा कि अ नंबर ऑफ जो होता है ना डिटर्मिनर होता है, इसका मतलब होता है सेवरल, इसके साथ नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल लिखा करो। तो लैक्स की जगह लिखो लैक, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लैक। 42nd देखो, यू शुड टेक नोट ऑफ इट दैट एवरी मैन एंड वुमेन हैव बीन गिफ्टेड, हैज बीन गिफ्टेड लिखो। सिंगुलर नाउन्स के डिटर्मिनर अगर ईच एवरी नो हो ना तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर लिखा करो। 43rd क्वेश्चन में हमने लिखा द पीपल इन एंशिएंट इजिप्ट बिल्ट मैनी कोलोसल स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कॉल्ड पिरामिड्स, ठीक है। अब जैसे हमने मैनी ये लिखा तो हमने पढ़ा कि मैनी ये सिंगुलर नाउन्स का डिटर्मिनर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रक्चर लिखना चाहिए, लेकिन लिखना मत, क्योंकि स्ट्रक्चर्स जो है ना ये एंटीसेडेंट है विच रिलेटिव प्रोनाउन का, और उस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब हमने प्लूरल लिख रखी है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के लिए वर्ब प्लूरल यूज कर रहे हो तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसेडेंट भी प्लूरल होगा। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, इसको अगर हम स्ट्रक्चर कर देंगे तो फिर वो सी पार्ट गलत हो जाएगा। तो बजाय कि इसको स्ट्रक्चर्स करने के मैनी ए में से ए रिमूव कर दो। फिर से समझ लो, अगर विच के बाद में आर नहीं इज लिखा होता इज, तो हम स्ट्रक्चर ही कर देते इसे। अगला देखो, द 12 एंग्री मैन इज द टाइटल ऑफ अ मूवी, ठीक है, एक हॉलीवुड की मूवी है 12 एंग्री मैन। चूंकि टाइटल है तो टाइटल्स देखने में भले प्लूरल हो लेकिन होते सिंगुलर हैं, तो वर्ब वर्ब की जगह वॉज लिखो। द 12 एंग्री मैन वॉज कंसर्न्ड। 45th देखो, 45th में हमने लिखा ऑफ द टोटल कैटल ग्रेजिंग इन द पास्चर, ठीक है, 1/5 इज माइन। अब यहाँ पे हमने 1/5 को सब्जेक्ट बना दिया और 1/5 है फ्रैक्शन। हमने पढ़ा फ्रैक्शंस का अपना कोई नंबर नहीं होता, इनका नंबर वही मानना चाहिए जो इनके टोटल का हो। अब इसका टोटल है कैटल, कैटल प्लूरल होता है तो उसका फ्रैक्शन भी प्लूरल हो गया, तो वर्ब लिखो आर, 1/5 आर माइन। तो जो फ्रैक्शंस के साथ वर्ब लिखते हो वो उनके टोटल के नंबर के अकॉर्डिंग लिखा करो। टोटल सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, टोटल प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। 46 क्वेश्चन में हमने लिखा हिज मैनर्स वर एज माइल्ड एज हिज पॉलिटिक्स वाज एक्सट्रीम। अब देखो पॉलिटिक्स का मतलब अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हो तब तो ये सिंगुलर है वाज, लेकिन इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे इसका मतलब होना चाहिए थॉट। मैनर्स का मतलब हो गया उसके काम करने के तरीके, और यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब हो जाएगा उसके पॉलिटिकल आइडियाज, पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। तो अगर इस पॉलिटिक्स का मतलब सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये प्लूरल है, इसके बाद में वॉज की जगह वर्ड लिखो। हिज पॉलिटिक्स का मतलब उसके पॉलिटिकल आइडियाज। अगला देखो, द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स वर यूनैनिमस। अगर यूनैनिमस हम कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स के लिए, तो इसका मतलब जो मिनिस्टर्स का ग्रुप रहा होगा ना, उन्होंने एज ए यूनिट एक्ट किया। अगर उन्होंने एज ए यूनिट एक्ट किया तो वर्ग की जगह वॉज लिखो। ये सब कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। अगला देखो, दो वी नो अबाउट मोस्ट ऑफ एनिमल्स फाउंड ऑन अर्थ देयर इज सर्टेन स्पीसीज दैट वी नो नथिंग अबाउट। अब देखो यहाँ पे हमने स्पीसीज एक नाउन लिखा और हमें पता है स्पीसीज नाउन सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में सेम रहता है। फिलहाल में ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? कायदे से प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सिंगुलर होता है ना तो इसके साथ में आर्टिकल ए एन लिखे होते हैं। अगर हम ए एन आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं ना तो स्पीसीज को प्लूरल मानना। अगर ये प्लूरल है तो इसकी जगह आर लिख दो, देयर आर सर्टेन स्पीसीज। अगर स्पीसीज नाउन सिंगुलर होता है तो इसका आर्टिकल लिखा होता है। सिंगुलर नाउन बिना डिटर्मिनर के यूज नहीं होते। अगले देखो, अक्रॉस दोज वास्ट फील्ड्स, अक्रॉस प्रिपोजिशन हो गया, दोज वास्ट फील्ड्स उस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो हमने वर्ब लिखी है आर, इसका सब्जेक्ट हो गया अब फ्रेश वाटर कैस्केड, पानी का झरना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तब तो सिंगुलर आ जाएगी इज। प्रेपोजिशंस के बाद लिखे गए नाउन या प्रोनाउन प्रिपोजिशन के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, वो वर्ब के सब्जेक्ट नहीं हो सकते। 50th क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ तो होता है डिटर्मिनर प्लूरल नाउन का, तो उसके साथ में नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी पड़ती है। द नंबर सब्जेक्ट होता है, द नंबर है, द परसेंटेज है, द अमाउंट है, ये सब सब्जेक्ट होते हैं। चूंकि द नंबर ऑफ सब्जेक्ट होता है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो सिंगुलर हो जाएगी। आर सिग्निफिकेंटली लार्ज की जगह लिखो इज सिग्निफिकेंटली लार्ज।
और ये तो इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सीधे प्रेडिकेट को कनेक्ट करो, अपने आप सब्जेक्ट पता चल जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे प्रेडिकेट लिखा आर सिग्निफिकेंटली लार्ज इन आर कंट्री, अब हमें पता करना चाहिए आर सिग्निफिकेंटली लार्ज इन आर कंट्री जो प्रेडिकेट है किसके लिए यूज हो रहा है, नंबर के लिए। तो अगर नंबर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर लिख दो, इज। अगला देखो, द फैमिली वॉज नॉट एबल टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अगर फैमिली अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब जो मेंबर्स हैं फैमिली के वो यूनिट के तरीके से नहीं, इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट कर रहे हैं। अगर वो सेपरेट इंडिविजुअल्स के तरीके से एक्ट कर रहे हैं तो इनको प्लूरल ट्रीट करो, वर्क की जगह वॉज की जगह वर लिखो। द फैमिली वर नॉट एबल। फिफ्टी सेकेंड क्वेश्चन में जो हमने सब्जेक्ट लिखा है वो है ऑलमोस्ट 50%। अच्छा 50% भी फ्रैक्शन है, वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी, वर्ब आएगी टोटल के अकॉर्डिंग। टोटल है द कंट्रीज। अच्छा कंट्रीज प्लूरल नाउन है तो 50% को भी प्लूरल मान के वर्ब लिखो, यहाँ पे हैज बीन की जगह हैव बीन। Almost 50% of the countries in the world have been facing the shortage. अगला देखो, killing speechless animals in the name of sacrifice has always। हैज ऑलवेज, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो स्पीचलेस एनिमल्स नहीं है, किलिंग है। ठीक है, किलिंग जो जेरेंड है अगर इसको सब्जेक्ट बना दोगे तो वर्ब सिंगुलर लिखनी पड़ेगी। फिर हमने लिखा इवन दो दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 weeks 3/4 ऑफ द वर्क आर स्टिल लेफ्ट इनकम्प्लीट। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा 3/4 ऑफ द वर्क। अब 3/4 है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए हम वही वर्ब यूज करते हैं, मतलब वर्ब जो यूज करते हैं वो उसके फ्रैक्शन के टोटल के नंबर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अब 3/4 का टोटल है द वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन का फ्रैक्शन भी अनकाउंटेबल हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन देखने में भले प्लूरल लगे लेकिन वो होते सिंगुलर हैं, तो आर की जगह लिखो इज। 3/4 ऑफ द वर्क इज स्टिल लेफ्ट इनकम्प्लीट। अगला देखो, the percentage of the cases of people taking law in their hands have increased significantly। अब ये जो हमने प्रेडिकेट लिखा है have increased significantly, ये किसके लिए यूज हो रहा है, इसका सब्जेक्ट क्या है, द परसेंटेज। अगर द परसेंटेज सब्जेक्ट है तब तो वर्ब सिंगुलर लिख दो, हैज। 56 देखो, द मैनेजर विल से दैट ईच ऑफ द एम्प्लॉइज आर एडवाइज टू टेक नोटिस ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज लिखा तो एम्प्लॉइज हो गया ऑफ प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट हो गया ईच, ईच एवरी इधर नीदर ये सब सिंगुलर होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखो इज एडवाइज्ड। ईच ऑफ द एम्प्लॉइज इज एडवाइज्ड। 57 देखो, 10 miles आर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखो आर है लिंकिंग वर्ब, 10 माइल सब्जेक्ट है, अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस उसका प्रेडिकेट है। अब जो प्रेडिकेट है ना वो है अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस 10 माइल्स के लिए यूज हो रहा है, तो इसका मतलब 10 माइल्स को हम यहाँ पे यूनिट ऑफ डिस्टेंस ना मान के एक टोटल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस मान रहे हैं। अगर इसको टोटल अमाउंट मान लोगे तो सिंगुलर हो जाएगा, इज लिखना पड़ेगा। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। फिफ्टी एट में वॉज लिख दो, इट वॉज माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया, माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स कॉम्प्लीमेंट हो गए, इट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो वॉज की जगह वर्ब की जगह वॉज आ जाएगा। 59th में हमने लिखा द मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु वर इंटरव्यूड बाय द स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी प्रेफर्स टीवी टू रेडियो। अब यहाँ पे देखो द मेजोरिटी सब्जेक्ट है, ऑफ प्रिपोजिशन है, द पीपल उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब द पीपल जो नाउन है ना उसके लिए हमने एक रिलेटिव क्लॉज लिख रखी है, हु वर इंटरव्यूड बाय द स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेंसी। ठीक है, ये रिलेटिव क्लॉज है। तो वो जो मेजोरिटी हमने सब्जेक्ट लिखा ना उसका प्रेडिकेट हो गया प्रेफर्स टीवी टू रेडियो। अभी हमने पढ़ा कि द मेजोरिटी वर्ड सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है, इसका मतलब होता है मोस्ट ऑफ पीपल। अगर प्लूरल होता तो ये जो हमने सिंगुलर वर्ड प्रेफर्स लिख रखी है गलत हो गई, इसकी जगह लिखो प्रेफर, प्रेफर टीवी टू रेडियो। द मेजोरिटी प्रेफर टीवी टू रेडियो। 60th क्वेश्चन देखो, द लोकल क्लर्जी वर आस्क्ड। क्लर्जी का मतलब होता है पीपल इन्वॉल्व इन वर्शिप, जो चर्च वगैरह में वर्शिप करते हैं उन लोगों के ग्रुप को कहते हैं क्लर्जी। तो जेंट्री पिजेंट्री क्लर्जी ये सब देखने में लगते हैं सिंगुलर लेकिन होते सब प्लूरल हैं, क्योंकि प्लूरल होते हैं तो वर्ब वॉज की जगह वर लिखो, द लोकल क्लर्जी वर आस्क्ड। 61st सेम क्वेश्चन ही डिस्कस किया गया होगा क्लास में। अब यहाँ देखो ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड है और इस कंपाउंड सेंटेंस का मेन क्लॉज है, उसमें भी सब्जेक्ट देयर है और कोऑर्डिनेट क्लॉज में भी देयर है। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, वर्ब उसके अकॉर्डिंग आती नहीं है, वर्ब आती है उस नाउन के अकॉर्डिंग जो वर्ब के बाद लिखा हो।
अब मेन क्लॉज में जो हमने वर्ब के बाद में नाउन लिखा है वो है सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर ठीक हो गई। लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज में हमने नाउन लिखा है स्कूल्स, स्कूल से प्लुरल, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैज नॉट की जगह हैव नॉट आ जाएगा। 62 का आंसर अपने आप बताओ। क्या लिखा? इज लिखा या मूवीज? अब जो इज लिख रहे हैं ना ये वही वाले हैं, ठीक है, गांव में पढ़ने वाले, इन्हें गांव में पढ़ने आना चाहिए था, लेकिन ये गलती से मुझे मुखर्जी नगर में मिल गए। मूवीज लिख दो इसमें। अब समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो मुझे समझाना भी नहीं अगर इतने हिले हुए तो। किसने इज बोला था? इज किसने बोला था? तूने बोला था भी इज। तुम तो गजरौला कभी सुधर ही नहीं सकते, पूरी दुनिया सुधर जाएगी लेकिन तुम सुधरो, यूपी वाले नहीं सुधरना कभी, ठीक है। इज। गजरौला हापुड़ के बाद आता है पहले? आगे इधर होता कि उधर हिले हुए हैं? एक चीज इधर इधर। ये स्टेशन है ए, ये है बी, और ये है सी, और ये है डी। बी का नेक्स्ट स्टेशन बता कौन सा, सी या डी? बी का नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है? हाँ, सी होगा, ये है यूपी के। हाँ, बी का नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है? सी होगा। तेरे को कैसे पता गाड़ी इधर से ही जा रही है? ये कैसे पता कि इधर से ही जा रही है ट्रेन? पागल से सर। छोड़ो, अब क्या, अब ऐसे को लेक्चर देके भी क्या समझा लोगे उसे? हैं? इसने ये मान लिया कि गाड़ी इधर से ही जाएगी, भैया वापस भी तो आएगी, जब वापस आएगी तब नेक्स्ट स्टेशन ये हो जाएगा। है? अगला देखो। काउज एंड बफेलोज मिल्क हैज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज। आंसर तो लिख दो हैज की जगह है, वो बाकी उसको समझना है यहां से। An old and weak man, एक, एक चलो मैन, क्या लिखा था? An old and weak man were crossing the road। एक सेंटेंस। दूसरा, an old and young man was crossing the road। तीसरा, fake and original gold is difficult to differentiate। अब देखो इन क्वेश्चंस को समझना। यहां पे हमने लिखा ओल्ड और वीक, ये दो एडजेक्टिव हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो नाउन लिखा वो एक ही है, आर्टिकल भी हमने एक ही लिख रखा है, तो इसका मतलब ये मैन एक ही है, वही ओल्ड है वही वीक है, मतलब उसमें दो क्वालिटीज हैं लेकिन मैन एक ही है। चूंकि मैन एक ही है तो हम वर्ब सिंगुलर लिखेंगे यहाँ पे वाज। ये तो हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ जाते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ऐसा ही हमने यहाँ पे कर रखा है, एन ओल्ड एंड यंग मैन वाज, जैसे वहां पे करेक्शन किया वो यहाँ पे पहले से ही करेक्शन हो रखा है, तो इस हिसाब से ये सही होना चाहिए। लेकिन ये जो दोनों हमने एडजेक्टिव लिखे ना, ये दोनों किसी एक ही पर्सन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मतलब इन दोनों एडजेक्टिव्स का नाउन कॉमन नहीं हो सकता, इनके नाउन हमेशा सेपरेट होंगे। जो ओल्ड होगा वो यंग नहीं होगा, जो यंग होगा वो ओल्ड नहीं होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक मैन की नहीं, दो अलग अलग मैन की बात कर रहे हैं, एक ओल्ड है और एक यंग है। तो अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो दोनों के डिटर्मिनर अलग अलग लिखो, पहली चीज। तो इसको ऐसे लिखो, एन ओल्ड एंड ए यंग मैन, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद में जो हमने मैन लिखा है ना, जिस तरीके से यहाँ पे यंग के साथ मैन लिखा, वैसे ही एक मैन नाउन यहाँ पे ओल्ड के साथ में भी अंडरस्टूड है, वो हम लिख नहीं रहे हैं और कंपलसरी नहीं है, लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। लेकिन अगर हम आर्टिकल अलग अलग लिख देंगे तो उससे पता चल जाएगा ये दो सेपरेट इंडिविजुअल हैं जिनकी बात हो रही है। अगर ये दोनों सेपरेट इंडिविजुअल हैं और एंड से जोड़ दोगे तब तो ये प्लूरल हो जाएंगे। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, एन ओल्ड एंड यंग मैन वर क्रॉसिंग द रोड। तो फिर से समझ लो, वो जो ओल्ड और वीक हमने लिखे थे ना एडजेक्टिव, वो दोनों एडजेक्टिव कॉमन नाउन के लिए यूज हो सकते हैं। तो हमने आर्टिकल कॉमन देखकर ये समझ लिया कि वो नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब हमने सिंगुलर लिख दी वॉज। यही यहीं पे आर्टिकल यहाँ भी कॉमन एन लिखा हुआ था, लेकिन हमें पता है दोनों एडजेक्टिव किसी कॉमन नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये दोनों एडजेक्टिव हमेशा डिफरेंट नाउन्स को डिस्क्राइब करेंगे। अगर ये डिफरेंट नाउन्स को डिस्क्राइब करेंगे तो उन डिफरेंट नाउन्स के डिटर्मिनर भी डिफरेंट यूज होंगे। ओल्ड के साथ एन लिखा, यंग के साथ ए लिख दो, ठीक है। अच्छा, ओल्ड के साथ भी वही नाउन अंडरस्टूड है जो यंग के साथ में लिखा हुआ है, यंग के साथ मैन लिखा तो ओल्ड के साथ में भी मैन ही होगा। अब उस मैन को चाहे लिखो या नहीं लिखो वो इतना कंपलसरी नहीं होता, सिंपल ऐसे लिख दो एन ओल्ड एंड यंग मैन, इससे क्लियर हो जाएगा कि ये दो अलग अलग मैन है। चूंकि ये दोनों अलग अलग हैं, एंड से जोड़ दोगे तो प्लूरल हो जाएंगे, वर्ब आ जाएगी वर्ब। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक नाउन हमने लिखा गोल्ड, और उस नाउन के साथ हमने एक एडजेक्टिव यूज किया फेक, यूज किया ओरिजिनल। अब ये दोनों एडजेक्टिव किसी कॉमन नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जो फेक होगा वो ओरिजिनल नहीं होगा, जो ओरिजिनल होगा वो फेक नहीं होगा। तो इसका मतलब, अच्छा यहाँ पे आर्टिकल हम लिख नहीं सकते, मैन कॉमन नाउन है उसका तो आर्टिकल लिख दिया, गोल्ड मटेरियल नाउन है अनकाउंटेबल होता है, आर्टिकल आएगा नहीं। तो अब बिना आर्टिकल के ही हमें ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों एडजेक्टिव कॉमन नाउन के लिए डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये दो डिफरेंट नाउन्स की बात हो रही है। एक गोल्ड यहाँ पर भी अंडरस्टूड है जो हम लिखे बोल नहीं रहे, चाहे तो उसको लिख भी सकते हैं फेक गोल्ड एंड ओरिजिनल गोल्ड, नहीं तो केवल फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड लिखोगे तब भी ये पता चल जाएगा दो डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्ड की बात हो रही है। अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्ड की बात हो रही है और उन्हें एंड से जोड़ दिया तो ये प्लूरल हो जाएंगे आर लिखो। अब बोलने में सही लगे या ना लगे लेकिन लिखो आर। तो हमें लिखना पड़ेगा फेक एंड ओरिजिनल गोल्ड आर डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। तो अगर हम कोई दो ऐसे डिटर्मिनर या कोई दो ऐसे पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लें जो किसी कॉमन नाउन के लिए ना यूज हो सकते हो, तो समझ जाना ये एक नाउन की नहीं दो सेपरेट नाउन्स की बात हो रही है, और वर्ब प्लूरल लिखना। और अगर लगे कि वो दोनों एडजेक्टिव या दोनों डिटर्मिनर एक ही नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए तो वर्ब अपना सिंगुलर लिखना। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 63, इसमें यहाँ पे हमने एक नाउन यूज किया मिल्क, उस नाउन के लिए हमने दो पजेसिव केस के नाउन यूज किए काउज एंड बफेलोज, और हमें पता है ये दोनों पजेसिव केस कॉमन पोजेशन के नहीं होते। तो अगर ये दोनों पजेसिव केस कॉमन पोजेशंस को नहीं डिफरेंट पोजेशंस को रेफर करते हैं तो ये मान के चलो ये काउज मिल्क एंड बफेलोज मिल्क लिखा हुआ है। अब दोनों को एंड से जोड़ दोगे तो वर्ब प्लूरल यूज करनी पड़ेगी, हैज की जगह हैव। अगला देखो 64th में हमने लिखा हिज मीन्स वॉज ग्रेटली रिड्यूस्ड, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि मीन्स का मतलब अगर मीडियम हो तो ये सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन अगर मीन्स का मतलब रिसोर्सेस हो तो ये केवल प्लूरल होता है। इस सेंटेंस में इसका मतलब रिसोर्सेस ही होगा, आमदनी के साधन। तो अगर इसका मतलब रिसोर्सेस है तो ये नाउन प्लूरल है, इसके साथ में वर्ब लिखो वर। हिज मीन्स वर ग्रेटली रिड्यूस्ड, ये सब नाउन में पढ़ा रखा है। अगला देखो द मैन बिहेव्ड एज इफ ही हैड बीन आवर मास्टर, वर की जगह हैड बीन लिखो, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। पास्ट के इमेजिनेशन के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा करो, मेन क्लॉज पास्ट में है तो इससे ही हमें पता चल गया कि जो हम सिचुएशन इमेजिन कर रहे हैं पास्ट की है। फिर हमने लिखा द वैरायटी ऑफ द फूड दे सर्व आर वेरी कॉमन, क्या ये पहले हमने कभी डिस्कस किया कि द वैरायटी जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब सिंगुलर लिखनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है ना द वैरायटी है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर लिखोगे तो आर वेरी कॉमन की जगह इज वेरी कॉमन हो जाएगा। आर्टिकल वाले चैप्टर में समझाया कोई है। अगला देखो वेयर इज माई न्यू शूज, अब इस सेंटेंस में जो वेयर है ना ये हमारा है इंटरोगेटिव एडवर्ब, इज है वर्ब, माई न्यू शूज है इसका सब्जेक्ट। अब माई न्यू शूज प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो आर आएगी, तो लिखो वेयर आर माई न्यू शूज। ये कुछ जल्दी खत्म हो गया वैसे, इतनी जल्दी ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्वेश्चन छोड़े तो है नहीं कोई बीच में डिस्कस करना, समझाना भी नहीं छोड़े, पता है सर, छोड़ो। देखो एक चीज और बता देता हूँ, अगर तुम्हें सब्जेक्ट वगैरह में वैसे तो सारे क्वेश्चंस हो ही जाएंगे अगर तमीज से सारी चीजें पढ़ी और रिवाइज करी हैं, ठीक है। मौज लिए तब तो फिर मौज होगी होगी, ठीक है। उसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन वोश्चन रह जाए नहीं हो पाए तो उन्हें पूछ लेना। बाकी ये मत सोचना कि मैंने इस चैप्टर को खींच दिया है, नहीं तो मैं इसके लिए बदनाम हूँ। बहुत से लोग होते हैं वो मतलब मेरे को ब्लेम करते हैं इस चीज के लिए मैं सब्जेक्ट वगैरह में जल्दी पढ़ा देता हूँ।
अबे हिले हुए जल्दी पढ़ा देने से मतलब क्या, बच्चे की क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अब बाकियों को लगता है कि हफ्तों का चैप्टर होता है, ये इन्होंने एक ही दिन में खींच दिया, ठीक है। असल में अगर मैं 5 दिन नाउन पढ़ा सकता हूँ, 6 दिन नाउन पढ़ा सकता हूँ और एक हफ्ते भर प्रिपरेशन पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, और 2 हफ्ते वर्ब पढ़ा सकता हूँ, 2 हफ्ते टेंस पढ़ा सकता हूँ, तो मैं इसको भी 2 हफ्ते पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। बाकी चैप्टर से हम तमीज से पढ़ लेते हैं तो ये अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। और किसी को खुश करने के लिए मैं वास्तव में कोई काम नहीं करता कि मैं 2 हफ्ते पढ़ाऊं सब्जेक्ट और एग्रीमेंट को इसलिए कि लोग खुश हो जाएं। लोगों के खुश होने से क्या फर्क पड़ता है, लोगों का काम हो जाए, जिनका काम हो जाएगा वो अपने आप खुश हो जाएंगे, और जिनका काम लास्ट में नहीं होगा तो उनको चाहे 2 हफ्ते पढ़ाओ चाहे 2 साल पढ़ाओ, उसका पेपर अच्छा नहीं होगा ना, तो फिर वो बाद में देगा गाली। यही होता है, तुम उसको 2 हफ्ते पढ़ाओ 2 साल पढ़ाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि काम होगा उसका या नहीं होगा, ठीक है। अब सोचते हो कि तुम 2 साल पढ़ाओगे तो जिंदगी भर खुश रहेगा, नहीं भैया, कभी ये भी समझदार बनेगा, कभी सास भी बहू थी वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आज बग्गल है ना, आज ये हिला हुआ है, आज तुमने उसको 2 हफ्ते पढ़ा के खुश कर दिया, लेकिन जिंदगी में कभी तो इसकी आंखें खुलेंगी, जब इसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब तो ये समझदार बनेगा, तब जो समझने लग जाएगा तब उल्टा सीधा कहेगा। तो खुश करने के बजाय हमें उन चीजों पे काम करना चाहिए जिनसे रिजल्ट है। तो अगर मैं बाकी चैप्टर्स खींच के पढ़ा सकता हूँ तो इसे भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इसमें खींचने वाला कुछ होता नहीं है, बदतमीजी वाला बहुत कुछ होता है। इसमें बात इसकी हो रही है, इसमें बात उसकी हो रही है, ये नाटक करने तो कर लो, ठीक है। तो जल्दी भले ही खत्म हो रहा हो, लेकिन सारे क्वेश्चंस तुमसे हो जाएंगे। इनकेस कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं हो तो अपना पूछ बता लेना। अगला क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दिस कैंपेन हैज इंक्रीज्ड। द नंबर सब्जेक्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नथिंग बट बुक्स आर सीन, ये तो सेम क्वेश्चन ही हो गया जो हमने डिस्कस किया था। नथिंग हमारा सब्जेक्ट हो गया, बट प्रिपरेशन हो गई, बुक्स प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब चूंकि बुक्स प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग नहीं, नथिंग के अकॉर्डिंग आएगी। नथिंग इज सीन इन दिस रूम। अगला देखो, हिज ट्रू कंपेनियन वर हिज फ्रेंड्स, वाज आ जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखा करो। फिर हमने लिखा दिल्ली इज वन ऑफ द सिटीज दैट हैव, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसेडेंट है सिटीज, सिटीज के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो हैव आ जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद वर्ब उनके एंटीसेडेंट के अकॉर्डिंग लिखा करो। लॉट्स ऑफ फ्रैक्शन हो गया, लॉट्स ऑफ है या लॉट ऑफ है, सम ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, हाफ ऑफ है, वन थर्ड ऑफ है, ये सब फ्रैक्शन होते हैं। अब ये लॉट्स ऑफ फ्रैक्शन हो गया, जो भी हम वर्ब यूज करेंगे वो इसके नंबर के अकॉर्डिंग नहीं, इसके टोटल के नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसका टोटल है मनी, मनी नाउन अनकाउंटेबल होता है, तो ये लॉट्स ऑफ भी अनकाउंटेबल हो गया, वर्ब सिंगुलर लिखो हैज, लॉट्स ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट। चलो बच्चे, तो चलो ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट हो गया। सैटरडे को क्लास होगी, तैयार रहना, इस बार कोई बहाना वाना चलेगा नहीं, और मैं ऑफिस में मना भी कर दूंगा, छुट्टी आप किसी को मिलेंगी नहीं जब तक ये बैच खत्म नहीं हो जाएगा, तो कोई छुट्टी उट्टी बीच में लेना भी मत, ठीक है। बाकी आज के लिए बाय।